तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मेरठ में हमारे तकरीबन 2 हफ्ते ख़त्म हो गए थे और हमें अब आगे बढ़ना था। तो मुझे एक राजेश खन्ना की पिक्चर थी सफ़र, उसका गाना याद आ रहा था। ज़िंदगी इस सफ़र एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और वाकई इसमें कोई पता नहीं चलता कि अगले दिन क्या होने वाला है। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि हमें वो 4 साल की जो ट्रेनिंग हमने की थी एकेडमी में, उसने हमें ये ज़रूर सिखा दिया था कि फ़ौज क्या है और फ़ौज में आगे बढ़ते जाना है, उसमें रुकावट का कोई वक्त नहीं और ना ही कहीं आपने रुकना है। तो हम मेरठ से अब हमने पठानकोट की तरफ चलना था। मेरठ से डायरेक्ट ट्रेन पठानकोट के लिए कोई नहीं थी, इसलिए हम पहले दिल्ली आए, फिर दिल्ली से हमारी रिजर्वेशन थी आगे जाने के लिए, पठानकोट जाने के लिए। उस वक़्त जो ट्रेन्स थी वो सिर्फ पठानकोट तक चलती थी। जम्मू में बहुत बाद में गाड़ियाँ आई, पठानकोट तक ही ट्रेन आती थी और पठानकोट से आगे फिर हमें बाई रोड आगे जाना होता था। मुझे पता चला था कि जो मेरी पलटन है वो श्रीनगर से आगे है। इसी तरह अजीत चोपड़ा की पलटन भी श्रीनगर से आगे थी। कुछ हमारे 2 साथी ऐसे थे जिनकी पलटन जम्मू से उन्होंने डाइवर्ट कर जाना था अखनूर की तरफ और उनकी पलटनें उस तरफ थी। तो खैर चल पड़े। हमारे पास 2 कंपार्टमेंट थे, एक कूपे था एएस फर्स्ट क्लास का और एक 4 सीटर था। तो 2 कूपे में घुस गए, 4 हम जो बाकी थे वो दूसरे में घुस गए। अभी चूँकि मैंने जाना था JNK में और मेरे पास रज़ाई नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि जाते हुए घर से रज़ाई ले लूँगा, लेकिन चूँकि रुकने का समय नहीं था, इसलिए मैंने टेलीग्राम दिल्ली से भेजी कि आप वो रज़ाई लेकर मुझे जलंधर स्टेशन पर पहुँचा दीजिएगा। जलंधर स्टेशन में गाड़ी सुबह तकरीबन 4 बजे पहुँचती थी। सुबह 4 बजे मेरे पिताजी, माताजी, बड़े भाई, छोटा भाई सब मुझे मिलने के लिए आए हुए थे। रज़ाई तो मुझे उन्होंने दे दी, साथ माताजी ने कुछ पिन्नियाँ और मिठाई लाए हुए थे वो दे दिए। तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी उनके पाँव को हाथ लगाया, गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रही उनके साथ, वो टाइम लगाया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। अभी गाड़ी चली भी नहीं थी कि जहाँ तक वो पिन्नियाँ और मिठाई का सवाल था, वो तो जो हम 4 एक कंपार्टमेंट में थे, एक कमरे में थे फर्स्ट क्लास में, वो खानी शुरू हो गई। जब थोड़ी बीच में कहीं आगे जाके जहाँ हम तैयार वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, मुकेरियाँ से आगे पहुँचे, तो दूसरे 2 भी कि भाई उठ गए हो। उन्होंने देखा पिन्नियाँ और मिठाई खाई जा रही है, वो सारी जितनी थी वो पठानकोट पहुंचने से पहले ख़त्म हो गई। पठानकोट पहुंचे। पठानकोट उस वक़्त एक बड़ा सुबह कोई 6 बजे, साढ़े 6 बजे के करीब बड़ा एक डिज़र्टेड सा स्टेशन था। वहाँ पर कोई बंदोबस्त तो होता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार किया, पता चला थोड़ी देर के बाद गाड़ियाँ आएंगी फ़ौज की, और वो जितने भी आने वाले लोग हैं, चाहे वो जवान हैं, अफसर हैं, उन सबको ट्रांजिट कैंप तक ले जाएंगी। जो पठानकोट का ट्रांजिट कैंप था, जम्मू और कश्मीर में जिनकी भी नौकरी थी, जब वो वहाँ ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट कर देते थे तो उनकी हाज़िरी वहाँ से शुरू हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि आप हाज़िर नौकरी पर हो जम्मू ट्रांजिट कैंप में, पठानकोट ट्रांजिट कैंप में पहुँचने के बाद। खैर पहुँच गए, ट्रांजिट कैंप पहुँचे, तंबू लगे हुए थे, EPIP टेंट उनको कहते थे, 4-4 चारपाइयों में लगी हुई थी, मुंज की चारपाइयाँ थी जिनमें पिस्सू भी काफ़ी घूमते रहते थे। तो उन्होंने हमने अपने बिस्तर रखे, बड़े बड़े जो ट्रंक हमारे जो हमने अपनी एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान में लिए हुए थे, वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हम अपना बिस्तर खोल दिया। जाकर पहले अपना नाम नंबर लिखा, जहाँ हाज़िरी भरनी होती है ट्रांजिट कैंप में, जाकर अपने
जो मूवमेंट ऑर्डर थे उनके ऊपर मोहर लगवाई कि इस वक्त फ़लाँ वक्त हमने वहाँ रिपोर्ट कर दिया है। अभी चूँकि आगे हमने जम्मू और जम्मू से आगे श्रीनगर जाना था, तो उसके लिए दोपहर के बाद गाड़ी जो थी वो जम्मू के लिए चलती थी, जो हमारे बस थी। दोपहर के बाद इसलिए कि जितनी भी गाड़ियाँ तब वहाँ तक आती थी उस वक्त तक, उन सब में जो भी आने वाले होते थे उनको वहाँ लेके जाते थे। तो हमने सोचा कि चलो पठानकोट ही देख लेते हैं कैसा है। तो सुबह उठ के तैयार होकर पठानकोट घूमना शुरू किया। पठानकोट में देखा, एक तो साहब सबसे पहले बाज़ार में निकलते ही, यूँ ही आप ट्रांजिट कैंप से बाहर आते हैं, बड़ा भारी कबाड़ी बाज़ार था। कबाड़ी बाज़ार क्या, जितने भी मतलब जो कंडम हो जाते थे फ़ौज की वर्दियाँ, वो सब वहाँ पड़ी हुई थी और वहाँ मिलती थी। अभी तो फ़ौज ने वो अच्छा काम कर दिया है कि लाइफ वर्दियों की लगा दी है। जो भी आपको इशू होता है उसकी वो लाइफ है, 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है, जितनी भी है, उसके बाद आपको नहीं मिल जाती है। पहले ये होता था कि जब वो ख़राब हो जाती थी तो कंडम बोर्ड लगता था, कंडमनेशन बोर्ड होता था, लेकिन उसको कंडम बोर्ड कहते थे। तो वो कंडम सारा जितना भी सामान होता था वो सारा पहुंच जाता था बाज़ार में, पठानकोट में। जिस जवान का जो भी सामान कहीं गुम हो जाता था, कहीं नहीं होता था, वो वहाँ से कंडम आइटम ख़रीद लेता था और अगले कंडमनेशन बोर्ड में वो लगा देता था ताकि उसकी जगह उसको फ्री आइटम मिल जाए। ये वो कंडम बाज़ार का जो पठानकोट में था वो काम था। एक तो वो बाज़ार देखा। दूसरा हमें पता चला कि वहाँ मिठाई की बहुत अच्छी दुकान है, बनारसी दी हट्टी। हमने कहा चलो वही पता कर लेते हैं, पलटन में जा रहे हैं, थोड़ी मिठाई भी ले चलते हैं। रास्ते में मैंने जम्मू में रुकना था, अपने चाचा जी और फूफा जी को मिलना था, तो मैंने कहा चलो उनके लिए मिठाई भी ले लेते हैं। बनारसी की दुकान पर पहुँचे, मिठाइयाँ लगी हुई थी। एक मिठाई जिसके ऊपर लिखा हुआ था हलवा PGT। तो हमने कहा भाई ये कभी नाम सुना नहीं, ये क्या होता है हलवा PGT। तो उससे जो दुकानदार था उससे पूछा भाई ये PGT क्या होता है। कहता साहब आप फ़ौज में हैं ना। तो हम सब ने कहा हाँ भाई फ़ौज में हैं। कहने लगे साहब ये बड़ा ज़रूरी होता है जब भी आप पलटन में जाते हो, क्योंकि इसकी बड़ी डिमांड है। तो हमने कहा भाई ये PGT क्या है। कहता जी पलंग तोड़ इसको कहते हैं। तो हमें वैसे आज तक पता नहीं चला कि पलंग तोड़ क्या है। पलंग तोड़ का मतलब ये है कि जो आपकी चारपाई है उसको तोड़ने वाला। कैसे टूटती है ये मेरे ख्याल में हर आदमी का अपना अपना तजर्बा रहा होगा, तो इसलिए ये तजर्बा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने वहाँ चला, हमने कहा चलो भाई ये भी ले लेते हैं। कुछ दूसरी मिठाई ख़रीदी, वो मिठाई ली, पलंग तोड़ भी लिया। उन दिनों में मिठाई बहुत सस्ती होती थी, 10-15 रुपए में केजी हर मिठाई मिल जाती थी। तो हमने मिठाइयाँ ली और आ गए ट्रांजिट कैंप में। ट्रांजिट कैंप में आके अपना मुँह हाथ धोया, नहाए धोए, खाना खाया, दोपहर के बाद आगे बढ़ने का हो गया। अभी ट्रांजिट कैंप में हम कैसे आगे जाते थे, 2 3 टन गाड़ियाँ, जिसको आप नॉर्मल ट्रक कहते हैं, वो होते हैं 3 टन गाड़ी। एक में हम अपने बक्से रख देते थे, दूसरी गाड़ी में अपना जो हमारा जो बिस्तर होता है, जिसको हम होल्ड हॉल कहते हैं, उसमें बिस्तर रोल करके वो रख देते थे और उसी रोल किए हुए बिस्तर पर हम बैठ जाते थे। घुटने भी सीधे नहीं होते थे, पर क्या करें, यही उस वक़्त जाने का तरीका था। आज इतनी अच्छी गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे मतलब जो मॉडर्न बसेस हैं वो जवानों के लिए भी और अफसरों के लिए भी होती हैं। एक चीज़ मैं आपको जो सुबह सुबह बताना भूल गया कि सुबह सुबह जब हम पहुँचे, गाड़ी से उतर कर ट्रांजिट कैंप पहुँचे, तो सुबह सुबह ये हमने सोचा कि भाई चलो नहा धो लें। जल्दी में तैयार होने के लिए वो छोटे छोटे EPIP टेंट, जहाँ हमारी चारपाइयाँ थी, उसके साथ एक छोटा टेंट था जो बाथरूम टेंट था, उसमें एक कमोड होता था और एक वहाँ वो फट्टा सा रखा होता था, पास एक बाल्टी थी। हमने बाल्टी उठाई, पानी ली, अंदर जाने के लिए जा रहे थे बारी बारी।
अभी मेरा जब मैं जाने लगा तो मेरे वाला जो बाथरूम था, जो छोटा टेंट था, वो ऑक्यूपाइड था। मैं दूसरे टेंट में घुस गया और उसमें जाके सबसे पहले मैंने अपना पेशाब किया। अभी वो कमोड भी बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था। जो ही मैंने कहा चलो मैं जाके अपना तौलिया वगैरह ले आता हूँ, जो ही बाहर आया तो एक कर्नल साहब अपना ब्रश करते हुए सामने खड़े थे। मैं थोड़ा सा झेंप सा गया, मुझे लगा कि भाई एक सीनियर अफसर का जो बाथरूम है उसको मैंने ख़राब कर दिया है। तो मैं बाहर निकला, बहुत झेंपा, सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा सॉरी सर। तो कर्नल साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और अगर उनको गुस्सा भी आया तो उन्होंने दिखाया नहीं, तो कहने लगे कोई बात नहीं, और मैं चुपके से वहाँ से खिसक गया। तो ये मेरी मुलाकात उनसे जो थी उस वक़्त हुई। मुझे बाद में पता चला ट्रांजिट कैंप से ही कि उनका नाम कर्नल मनोहर सिंह है, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोहर सिंह, आर्टिलरी रेजिमेंट से थे। जब मैं पलटन में चला गया तो पता चला हमारे कैप्टन अमरजीत सिंह साहब हैं, मनोहर सिंह साहब उनके बड़े भाई हैं। तो मैंने कैप्टन अमरजीत को भी जब ये साहब बात बताई तो वो भी मुस्कुराए, कहने लगे हाँ बच्चू, अभी तुझे पता नहीं चला कि सीनियरिटी अफसरों की कैसे होती है और क्या होती है। तो खैर वहाँ से जब हम निकले जम्मू के लिए तो सीधी सड़क थी, रास्ता ज़्यादा नहीं था, लेकिन बीच में 2-3 नदियाँ थी। बसंतर थी, एक नाला था, एक और नाला था काफ़ी बड़ा सारा, जो वो पहाड़ से आते हैं और पूरा पानी लेके आते हैं। लेकिन गर्मी के दिन थे, कुछ नहीं था, खाली थे। सिर्फ ये बात थी कि उन दिनों उन नालों के ऊपर अभी तक पुल नहीं बने थे, वो एक कॉजवे बने हुए थे, यानी बीच में एक सीमेंट का प्लिंथ सी बनी हुई थी, उसके ऊपर से गाड़ियाँ चली जाती थी। कुछ बीच में टूटी हुई जगह थी। लेकिन जब पानी आता था तो मुझे बाद में पता चला कि गाड़ियाँ, इतना तेज़ पानी आता था कि जब बड़ी 3 टन गाड़ियाँ जो ट्रक के बराबर हैं वो भी उस पानी से बह जाती थी। और ऐसा हुआ, एक बार हमारे एक अफसर उस गाड़ी में फंस गए और उनकी वहाँ डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गए। तो ऐसा हो, इसलिए रास्ता ज़्यादा नहीं था, लेकिन सड़क इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी आज है। खैर जम्मू पहुँचे। जम्मू में एक और ट्रांजिट कैंप था। वो ट्रांजिट कैंप वहाँ से डाइवर्शन हो जाती थी कि जिन्होंने वहाँ से अखनूर की तरफ और आगे पुंछ रजौरी की तरफ जाना है, उनकी जहाँ पलटने थी, हमारे 2 अफसर उधर जा रहे थे, वो वहीं से डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर गाड़ी अगले दिन सुबह चलेगी। हम भी वहाँ रुक गए उस ट्रांजिट कैंप में। फिर वहाँ मोहर लगी हमारे मूवमेंट ऑर्डर पर। मैंने जैसा बताया, हमारे जो छोटे दादाजी पंडित शिवलाल जी थे और जो हमारे फूफा जी लेफ्टिनेंट कर्नल लखनपाल थे, वो भी रिटायर हो चुके थे, जम्मू में रहते थे। उनकी रानी बाग में कर्नल कॉलोनी में अपनी कोठी थी, और साथ ही हमारे चाचा जी का एक मामूली सा घर था, छोटे दादाजी का, और हमारे दोनों चाचा जी वहीं रहते थे, कृष्णलाल और मदन लाल। दोनों की शादी हो चुकी थी। एक की शादी तो नज़दीक मरालिया गांव में हुई थी और दूसरे की शादी चावा पैल में हुई थी। उस वक़्त जब मैं शाम को घर पहुंचा तो फूफा जी से मिला, उनसे पाँव छुए, बुआ जी से मिला, और फिर जाके बड़े चाचा जी अपने छोटे दादाजी से और चाचा मदन से मिला। चाचा मदन वहाँ थे, चाचा किशन उन दिनों में शायद बॉम्बे गए हुए थे, क्योंकि कुछ बिजनेस उस वक्त बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। तो शाम को होता क्या था, एक तख्त पोश था लकड़ी का, जिसके ऊपर गर्मी के दिन थे, बनियान पहने हुए बड़े चाचा जी, बनियान और पजामा पहना हुआ मदन चाचा ने, और वहाँ बैठे हुए थे। उधर से हमारे फूफा जी भी टहलते हुए आ गए और वहाँ कुर्सी पर बैठ गए। दोनों ने ड्रिंक शुरू कर दिया, 2-2, 3-3 ड्रिंक लिए। उसके बाद कहीं मदन चाचा को ख्याल आया, ज़ोर से आवाज़ दी, और भाई क्या बना है? फिर मुझे कहते हैं, और भाई इन्ना ज़्यादा शौक होएगा ना तो माँ छोलियां दी दाल बनाई होनी है। ये पंजाब में एक बहुत मशहूर दाल है, माँ छोलियां दी दाल, चने की दाल, उसमें माश की दाल मिक्स की हुई।
कहने जे बड़े खुश होंगे ने तो फिर राजमा चावल बना लेंगे ने। भाई क्या बना हुआ है? पता चला कि माँ छोलियाँ की दाल बनी हुई है और रोटी है, क्योंकि पुडिंग वुडिंग का कोई रिवाज नहीं होता था और ना कभी घर में बनती थी। चाचा जी ने कहा चल भाई ज़रा सी थोड़ा चक्कर लगा के आने हैं। मुझे कहने लगे चलो, तो मैं भी कहा चलो जी। तो फूफा जी तो अपने घर को चले गए, चाचा जी ने अपना मोटरसाइकिल निकाला मदन चाचा ने, और चल भाई संसार सिंह आरे वाला जड़ा ना नहर वाला वो को चलने हैं। तो उनका एक दोस्त है संसार सिंह, वहाँ पहुँच गए। जाते ही संसार सिंह को बताया कि भाई ज़रा यार साडा लेफ्टिनेंट मुंडा आया है, ये मिलने वास्ते आया है। मुझे पता चला कि मेरा मिलने का तो एक सिर्फ बहाना था, मकसद ये था कि संसार सिंह ने बोतल निकाली और वहाँ शुरू फिर हो गए। साथ ही संसार सिंह को बोला या ज़रा मंगा ज़रा थोड़ी सी मच्छी। संसार सिंह ने मच्छी और मीट वगैरह मंगवाया, उसी वक्त अपने लड़के को भेज के और वहाँ शुरू हो गई ये खाना। मैं तो वेजिटेरियन था, खाता नहीं था, इन्होंने ज़रा थोड़ा वहाँ खाया। इसके बाद जब भी मैं जम्मू से गुज़रता और घर जाता तो ये एक क्रम था, चाहे मदन चाचा हो या किशन चाचा हो, कि संसार सिंह के आरे पे ज़रूर जाना है। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मीट घर में नहीं बनता था, मच्छी घर में नहीं बनती थी, तो ड्रिंक के साथ वहाँ खा पी के आके फिर घर में खाना खाना। खैर हो गया। रात को मैं सबसे मिल के ट्रांजिट कैंप वापस आ गया और मुझे छोड़ गए, चाचा जी छोड़ गए। उनके साथ जब तक वो रहे, जब मैं जम्मू में पलटन भी बाद में कतर में कमांड कर रहा था, तब भी उनका इतना प्यार रहा कि वो हमेशा हर रोज़ आकर सुबह एक बार ज़रूर मिलते थे। मैं उस वक़्त जम्मू में मेरा परिवार रह रहा था, एक बार ज़रूर उनका आने का क्रम था। तो ये एक प्यार था जो सब बहन भाइयों में, चाचा ताऊ में, सब में था। हमारे वक़्त कोई कज़न नहीं होते थे, हम आज भी किसी को कज़न नहीं कहते, कज़न का सिस्टम था ही नहीं। सब हमारे लिए या भाई थे या बहनें थीं या बुआ थी या मासी थी, सब इसी तरह से था। आज ये सब जो है वो बदली हो गया है। खैर अगले दिन सुबह सुबह हम फिर तैयार हुए। जम्मू से उधमपुर का अगला पड़ाव था। उधमपुर का रास्ता भी ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन सारा रास्ता जो था वो थोड़ी सड़क घुमावदार है, पहाड़ी सड़क है, तो इसलिए गाड़ियाँ थोड़ी आहिस्ता चलती हैं। उन दिनों में सड़क और भी ख़राब थी। तो वहाँ से निकले, सुबह निकले तकरीबन 9-10 बजे के करीब, और फिर वहाँ से हम आफ्टरनून तक उधमपुर पहुँच गए। उधमपुर में जाने का हमारा जो रास्ता तो वही था, ट्रक वही थे, उसमें एक में बिस्तर था जिस पे ऊपर हम बैठे हुए थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो ही गाड़ी इधर को घूमती थी तो हम उधर को बिस्तर के साथ उधर पहुंच जाते थे, और जब गाड़ी इधर को चक्कर टर्न लेती थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था, तो हम इधर पहुंच जाते थे। तो पूरा रास्ता हम ऐसे चक्कर लगाते हुए और बिस्तर के ऊपर नीचे घूमते हुए, कभी कभी बिस्तर एक तरफ रह जाता था, हम दूसरी तरफ लटक जाते थे, और कई बार तो लेट भी जाते थे। तो इस तरह से चलते हुए, और फिर पीछे से ठक ठक करके ड्राइवर को बोलते थे भैया ज़रा आहिस्ता गाड़ी चलाना। तो ये उस वक़्त की सड़कों का हाल था। आज जब आप सफ़र करते हैं तो आपको वो सड़कें ऐसी नज़र नहीं आती। आजकल डबल लेन सड़कें हैं, आप इतना अच्छे से सफ़र करते हैं। आजकल बसें इतनी अच्छी चल रही हैं, और जवानों के लिए भी इतनी अच्छी बसेस हैं कि उस वक़्त हमें भी नहीं ऐसी बसेस नहीं मिलती थी। तो ये वक़्त के साथ साथ सब बदली हुआ। खैर पता चला कि रात को उधमपुर रहना पड़ेगा। उधमपुर ट्रांजिट कैंप में भी उसी तरह टेंट लगे हुए थे, बिस्तर रखे, लेटना तो क्या था, बैठे इधर उधर गप्पे मारते रहे, थोड़ा बहुत उधमपुर में घूमे, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पता चला कि वहाँ उस वक़्त कोर हेडक्वार्टर है। कोर हेडक्वार्टर का ऊपर कोर कमांडर साहब का घर था, बाद में अभी आजकल ये कमांड हेडक्वार्टर है। तो नीचे ट्रांजिट कैंप था, बड़ी सारा मैदान था आगे,
आगे कानवाय ग्राउंड थी, वहाँ कानवाय आगे खड़ी हो जाती थी। यहाँ से उधमपुर से जब गाड़ियाँ आगे चलती थी तो एक कानवाय पूरा इकट्ठा चलता था। अगले दिन सुबह हम फिर 5 बजे हमें उठा दिया गया, उठ गए, जाकर वो DTL होती थी, डीप ट्रेंच लैट्रिन, वो मतलब काफ़ी 9-10 फुट जो ज़मीन खोदी होती है उसके ऊपर लकड़ी का एक फट्टा लगा हुआ होता है और उस फट्टे के ऊपर उसमें सुराख रखे जाते हैं जो लकड़ी के दूसरे फट्टे से बंद कर दिए जाते हैं। वो दूसरा जो बंद करने वाला सुराख बंद करने वाला फट्टा है उसके ऊपर एक रस्सी बंधी होती थी। आप उस रस्सी को खींचो और वो जो छोटा जो सुराख वाला हिस्सा है उसको खाली करो और उसके ऊपर बैठ के अपना आप टॉयलेट कर लो। खैर नाक पर कपड़ा रखना पड़ता था। मैंने जैसा कहा, आज अगर आप वहाँ से गुजरें तो वहाँ फ्लश टॉयलेट सब कुछ मॉडर्न है, लेकिन उन दिनों में कुछ ऐसा नहीं था। खैर वो सहने के बाद सुबह उठे, अपना नाश्ता थोड़ा बहुत खाया और फिर उसी तरह गाड़ी में चालू हो गए। अभी यहाँ से जो रास्ता था वो पहले उधमपुर से पट्टी टॉप ऊपर को जाता था, फिर पट्टी टॉप से नीचे बनिहाल की तरफ जाता था, फिर बनिहाल से ऊपर चढ़ना शुरू किया जाता तो पहले बनिहाल नीचे करेक्शन बनिहाल नहीं रामबान जाता था। रामबान से दरिया को क्रॉस करना होता था, दरिया झेलम को, उसके बाद ऊपर जाता था फिर वो रास्ता और वो बनिहाल जाता था और बनिहाल एक और नीचे ग्राउंड बेस के ऊपर ट्रांजिट कैंप था। उसके बाद ऊपर बनिहाल पास था और बनिहाल पास जो था वो था 9300 फुट। उसके नीचे उस वक्त एक टनल बन रही थी जिसका नाम बाद में जवाहर टनल रखा गया, जो 7200 फुट पर थी लेकिन अभी तैयार नहीं हुई थी। तो हम पहले ऊपर की तरफ पटनी टॉप पहुँचे। पटनी टॉप में थोड़ी ब्रेक हुई, वहाँ देखा चारों तरफ बड़ी अच्छी सीनरी है। 10-15 मिनट देखा, घूमा फिरा, फिर टांगें सीधी की क्योंकि वही बिस्तर था, टांगें वैसे ही लटक रही थी। तो उतरने के बाद ज़रा घूमे फिरे, देखा कोई चाय वाय का बंदोबस्त है कि नहीं, जल्दी से जो कुछ मिला खाया पिया और फिर बैठ के गाड़ी में वहाँ से नीचे बनिहाल के रामबान की तरफ चल पड़े। जब उसी तरह घूमते फिरते रामबान पहुँचे तो रामबान में दरिया के ऊपर उस वक्त सस्पेंशन ब्रिज होता था। सस्पेंशन ब्रिज वो है जिसके ऊपर लोहे के रस्से होते हैं और काफ़ी नैरो होता है, एक एक करके गाड़ी जाती थी। एक गाड़ी एक कानवाय इधर से निकल जाती थी, दूसरी तरफ की कानवाय चलती थी। हम भी कानवाय में थे। जब वहाँ पहुँचे तो पूरा जितना कानवाय दोनों तरफ का था वो रुका हुआ था। तो हमने कहा भाई ये क्या हो गया, बड़ी देर हो जाएगी। उतरे, देखा कि वहाँ एक आदमी ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर जो साइड में एक जगह बनी हुई थी सीमेंट की, उसके ऊपर उसके लिए एक चादर बिछी हुई और वो वहाँ बैठे हुए हैं। दूर से पूछा किसी से, पुलिस वाले घूम रहे थे कि कौन है, कि साहब ये चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब हैं। तो हमने कहा चलो भाई चीफ मिनिस्टर साहब को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कानवाय कंट्रोल कर रहे हो, हमें भी जाने दीजिए। पता चला चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं। हमने सल्यूट मारा, कहने लगे बैठो। हम 2-3 वहाँ बैठ गए। कहने लगे भाई देखो ये कानवाय रुका हुआ है, ये एक बस ख़राब है, अब देखता हूँ अगर ये चल पड़ती है तो शायद कानवाय की मूवमेंट शुरू हो जाए, नहीं तो मुश्किल होगी। तो तकरीबन काफ़ी देर, आध पौन घंटा वो देखते रहे, नहीं जब हुआ तो उन्होंने कहा बस को खाली कराओ। तो बस को खाली करवाया गया, सिविल बस थी। तो उन्होंने कहा इस बस को ना नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ दरिया चल रहा था, उसने कहा नीचे की तरफ फेंक दो। तो साहब ने धक्का लगाया और चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से बस को नीचे फेंक दिया। बस को नीचे फेंकने से, क्योंकि वो बस चल नहीं सकती रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो रास्ता रोके हुए थी, रास्ता खुल गया। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने कहा सर कानवाय है, हमने श्रीनगर पहुंचना है। उन्होंने कहा अच्छा।
तो उन्होंने कहा, पुलिस वाले को इशारा किया, भाई इनको जाने दो। तो वहाँ से चीफ मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब की मेहरबानी से हम जल्दी निकल पाए। खैर आगे बढ़े, बनिहाल का जो बेस है उस वहाँ बनिहाल गांव है, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर फिर थोड़ी ब्रेक हुई। उसके आगे बनिहाल जो ऊपर दर्रा है जिसको बनिहाल पास कहते हैं, वो था पुराना। ये पुराना मुग़ल रूट का रास्ता था। यहाँ से जब मुग़ल ऊपर जाते थे श्रीनगर में, तो तब ये रास्ते में हाथियों को लेके वो जाते थे, इस दर्रे के रास्ते पीर पंजाल को क्रॉस करते हुए। जो रेंज है उसका नाम पीर पंजाल है। ये पूरी पीर पंजाल रेंज है जो उधर भी है। तो ये जब हम वो टनल जहाँ बन रही थी, जो नई टनल बन रही थी 7200 फुट पर, वहाँ तक तो तकरीबन सड़क ठीक थी, लेकिन चूँकि वो टनल बन रही थी और उम्मीद की जा रही थी अगले 6-8 महीने में वो खुल जाएगी, तो उसके जो ऊपर का रास्ता था वो बिल्कुल कच्चा था। और ऊपर जो हमने 7200 से 9300 जो 2100 फुट ऊपर जाना था, वो कच्चा रास्ता था और बड़ी घुमावदार सड़क थी। तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चलने लगी। जब हम ऊपर पास पर पहुँचे, जिसको बनिहाल पास कहा जाता है, जो ऊपर था टनल के, वहाँ पहुँचे तो ठंडी हवा। रास्ते में हमने क्रॉस किया लोअर मुंडा, अपर मुंडा, फिर हम उसके क्रॉस दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ भी पहले कोकरनाग आ गया, फिर उससे नीचे गए तो वहाँ जाकर वो हम पहुँच गए काजीगुंड में। वहाँ पहुँचते ही बिल्कुल प्लेन सामने नज़र आया और इतनी खूबसूरत वहाँ बड़ी अच्छी फसल लगी हुई, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और वो जो वैली थी पूरी की पूरी बड़ी दूर तक नज़र आ रही थी, वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई थी। तो ये थी जिसको हमें पता चला इसका नाम है कश्मीर वैली। तो किसी ने ठीक ही कहा था, फिरदौस गर बर्रुए ज़मी हस्त, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त। ये शायद बाबर या जहांगीर, जब वो पहली बार उन्होंने कश्मीर को देखा था तो उन्होंने कहा था कि अगर जन्नत कहीं पर है ज़मीन के ऊपर तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। फिरदौस गर बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो ये वहाँ पहुँचते ही वाकई ऐसा नज़ारा लगता था। अब हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए जो अगली जगह हम पहुँचे वो था अवंतीपुर। अवंतीपुर बहुत वहाँ खंडर हैं अभी। ये राजा अवंतीवर्मन ने 855 में वो रूल कर रहे थे। 855 से 883 तक उनकी हुकूमत थी। उन्होंने ये बनवाया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विष्णु मंदिर उन्होंने बनवाया था और एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाया था। अब उन दोनों के सिर्फ खंडर बाकी रह गए हैं। तो वो खंडरात वहाँ हैं जो आजकल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रहनुमाई में हैं। वो दोनों प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। अवंतीपुर में हम पहुँचे, वो खंडर एक तरफ देखे, दूसरी तरफ देखा हमने कि वो दरिया साथ साथ झेलम बह रहा है। अवंतीपुर वही जगह है जहाँ साथ ही उसके ऑपोजिट पुलवामा है। पुलवामा का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये यहाँ पर कई बार मुठभेड़ भी हुई है टेररिस्ट के साथ। दूसरे जिस चीज़ के लिए अवंतीपुर मशहूर है वो है ये अभी एक मॉडर्न एयरफोर्स स्टेशन है। जब हम वहाँ से जुलाई 56 में निकले थे उस वक़्त वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन आज ये श्रीनगर में J&K में बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। कई लोगों को आप में शायद याद हो कि 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने रेड किया था इस हवाई अड्डे के ऊपर, तो यहाँ से एक
फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने उड़ान भरी थी और उसने उन पाकिस्तानी जो हवाई जहाज़ थे उनका मुकाबला किया था और इसमें उसको शहादत हुई उसका एयरक्राफ्ट छिन्न भिन्न होकर नीचे गिर पड़ा और उसके बाद उसको जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र उससे नवाजा गया। ये है निर्मलजीत सिंह सेखों की कहानी। उसमें वो शहीद हुआ और एयरफोर्स में सिर्फ एक ही परमवीर चक्र है, वो है निर्मलजीत सिंह सेखों। वो इसी अवंतीपुर में मिला था। इसके आगे जब आप आते हैं तो आगे आता है पामपुर। पामपुर में पता नहीं कितने लोगों को आपको ध्यान होगा। पामपुर जिसकी इसकी सबसे बड़ी जो मशहूरी है वो है केसर के लिए। यहाँ केसर के बहुत बड़े खेत हैं और दुनिया में सबसे अच्छा केसर जो है वो यहीं पर निकलता है। बहुत महंगा होता है, बहुत ही कास्टली है, क्योंकि एक पौधे से मुश्किल से 8-10 तुरियां केसर की निकलती हैं। तो ये यहाँ केसर के बागान हैं। इससे आगे निकले तो हम श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर ट्रांजिट कैंप बाहर ही था, काफ़ी बाहर की तरफ था। वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर जो जाकर अपना नाम नंबर भरा, लिखा कि हमने कौन सी पलटन में जाना है, और जो ही वो लिखा तो वहीं पर किसको हम मिले, कौन वो आदमी था, उसने हमें क्या गाइडेंस दी या उसने हमें क्या बताया, ये अगली बार बताऊंगा। धन्यवाद।